बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती। आमीन। सदक़ल्लाहु रसूल। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। पाकिस्तान में आइन को जिंदा दरगोर करने के लिए बिलावल भुट्टो पुरअज़्म है। दूसरी तरफ इमरान खान डटकर खड़े हैं और उन्होंने अपना स्टैंस लेकर उस पर सख्ती से कायम रहने का इंडिया भी दिया और अब तक साबित भी किया। दूसरी तरफ काजी फायज ईसा हमारे चीफ जस्टिस आईनी तरामीम के लिए वो भी बहुत पुरजोश है। बिलावल भुट्टो के साथ वो हम कदम हैं, हम प्याला हैं, हम निवाला हैं। बहरहाल आज हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे इमरान खान से। इमरान खान ने आज भी जो गुफ्तगू की उसमें ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एहतजाज पर जाएगी। एहतजाज पर जाने के लिए उन्होंने कहा कि हमने बहुत कानून का एहतराम किया, कानून की बात सुनी और ये सोचा कि कानून हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगा, हमारी हिफाजत करेगा, लेकिन हिफाजत नहीं हुई। तहरीक इंसाफ को इंसाफ ना मिला। उनके कारकुनान, लीडरान, हत्ता के खवातीन, कारकुनान और लीडरान और बुजुर्ग खवातीन तक को पाबंदे सलासल किया गया और दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए, जैसे कि 81 साला रोशन बीबी पर किया गया। न सिर्फ उन पर दहशतगर्दी का पर्चा डाला गया, एक तो वो शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है हमारे लिए कि एक तो वजीर आला हमारी खातून पंजाब की, दूसरी पुलिस वालों ने तो जो किया सो किया। जब वो केस अदालत में गया तो उसकी मुंसिफ भी खातून थी। ना तो उन्हें हुक्म देते हुए खातून को शर्म आई कि इस तरह का काम ना करो, और ना ही उन जज साहिबा को कोई हया आई जो भी है कि वो कम अज कम 80 साला खातून, 81 साला खातून रोशन बीबी को उस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दें जिसमें दहशतगर्दी का पर्चा, बल्कि उन्होंने तो रिमांड दे दिया। तो है हमारे निज़ाम इंसाफ पर। बहरहाल इमरान खान ने रावलपिंडी के अवाम को खिराज तहसीन पेश किया और उन्होंने ये कहा कि ऐसे दलेर लोग जिन्होंने हर तरह के मसाइब को भुगता और कायम रहे आखिर तक, शाम तक, जब तक ये एहतजाज कॉल ऑफ नहीं हुआ। उन्होंने अली अमीन गंडापुर की भी सताइश की। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बहुत अच्छे रहनुमा हैं, शेर अफजल मरवत भी, और ये वो लोग हैं जो इस सिस्टम को, मौजूदा सिस्टम को, निज़ाम को चैलेंज कर सकते हैं और कैचल करने जा रहे हैं। उन्होंने, इमरान खान ने मजीद कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर वहां पहुंच जाते लियाकत बाग तो वो बहुत बड़े लीडर बन जाते। बहरहाल दूसरी तरफ अगर हम देखें काजी फायज ईसा और बिलावल भुट्टो का जो नेक्सस है वो आईनी तरामीम के लिए पुरअज़्म है और लगे रहो मुन्ना भाई, दोनों लगे हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पत्ते खेल रही है तो ये अपने पत्ते खेल रहे हैं, जैसे कि अब खरीदो फरोख्त करनी है इन्होंने, हॉर्स ट्रेडिंग। ये घोड़े तो नहीं हम कह सकते ऐसे लोगों को कि घोड़ों की खरीदो फरोख्त है, तो गधों की खरीदो फरोख्त है, बल्कि गधे भी नहीं है, खच्चर हैं जिन्होंने ये काम करना है और उन्हें पैसा दिया जाना है। इसी के लिए जो 63 का नजरसानी का केस है वो लगाया गया, उसमें जस्टिस मुनीब नहीं बैठे
और उन्होंने उससे अलहदगी भी इख्तियार नहीं की। जस्टिस मुनीब ने आज भी एतराज़ किया और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कमेटी के मेंबर हैं जिसमें बेंचेस का फैसला होता है, उन्होंने भी एतराज़ किया हुआ है कि आप किस तरह जस्टिस मुनीब को निकाल कर एक नई कमेटी बना सकते हैं और वो भी पिक एंड चूज के लिए। बहरहाल अब उन्होंने आज जस्टिस मुनीब को निकाल दिया इस बेंच से और उन्होंने शामिल कर दिया जस्टिस नईम अख्तर अफगान को, जो जाहिर है उनके ग्रुप के हैं, उनके कैंप के। फैसला तो बहरहाल तय है कि जी नजर सानी में लोगों को वोट देने का हक जो खत्म कर दिया गया था वो तो खत्म रहेगा, लेकिन काउंट होगा। मतलब लोग आएंगे, दलालों से पैसे लेंगे और उसके बाद वोट डालेंगे, वोट डालकर उनका वोट काउंट हो जाएगा, अपनी मर्जी की वो आईनी तरमीम करवा लेंगे और फिर जब आईनी तरमीम हो जाएगी तो फिर वो कहेंगे इनकी रुकनीत खत्म, और फिर उन्हें दोबारा इलेक्शन लड़वा कर फिर मुंतखब करा लिया जाएगा फॉर्म 47 पर। अब इस पर तहरीक इंसाफ भी अपने जो हिफाजती इक़दाम हैं वो कर रही है, लेकिन बहरहाल ये पैसा जो है जालिम चीज़ होती है। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ इसकी हिमायत की, फारूक एच नायक साहब ने जो पीपल्स पार्टी के वकील थे, फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो वकील थे उन्होंने इसकी हिमायत की, हुकूमत के वकील ने हिमायत की, लेकिन बैरिस्टर सैयद अली जफर ने इसकी मुखालफत की। और उन्होंने बल्कि न सिर्फ इसकी मुखालफत की, उन्होंने बेंच पर भी एतराज़ किया कि ये बेंच दुरुस्त तरीके से नहीं कायम किया गया। उन्होंने काजी फायज ईसा पर भी एतराज़ किया, लेकिन काजी फायज ईसा तो ढीठ हैं, वो जहां पना तो सिगरेट हो तोहफा कबूल करो वाले लोगों में से शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बचाई थी जिन लोगों के ताबुन से। अब उनके नमक का हक तो अदा करना है ना, क्यों ना करें भाई? ये तो गिव एंड टेक है, दुनिया है। इस दुनिया में कुछ लोग के उसूल पे काम करना पड़ता है। मरने के बाद क्या होगा वो तो एक अलग कहानी है, बहरहाल। लेकिन दूसरी तरफ जो जजेस हैं वो पुरज़्म हैं तमाम सुप्रीम कोर्ट के, और 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी, ये उम्मीद लग रही है और लोगों की तरफ से मुतालबा भी है वो कला की तरफ से, जिसका इम्कान भी कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो एक फुल कोर्ट इजलास बुला लेंगे जिसमें काजी साहब को शायद न बुलाना पड़े, न बुलाया जाए, बुलाना न पड़े बल्कि दावत न दी जाए। वो जबरदस्ती घुस जाए वो एक अलग कहानी है, लेकिन बहरहाल उन्हें बुलाया नहीं जाए। ऐसी सूरत हाल में जो सुप्रीम कोर्ट की तकसीम है वो किस तरह साफ जाहिर हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें बिलावल भुट्टो साहब को, जो हैं तो जरदारी लेकिन बने हुए हैं भुट्टो, वो हम बचपन में सुना करते थे कि जब पाकिस्तान बना तो बहुत से लोग सरहद क्रॉस करते ही उनकी जो जातें थी वो कोई सैयद हो गया तो कोई हो गया तो कोई हो गया, ज़्यादातर सैयद हुए थे। तो वाकिफान कहते थे इनकी ज़ात वहाँ कुछ और थी, यहाँ सैयद हो गए। तो इसी तरह 27 दिसंबर को जिस रात को बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, उसी रात बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए। अब वो जरदारी गायब हो गया, अब ये बिलावल भुट्टो हो गए, आसफा भुट्टो हो गए। वो पूरी तरह जरदारी साहब, छोटे जरदारी, पूरी तरह से लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से आईनी तरमीम हो और आईनी अदालत कायम हो जाए। ये तो बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं। वो तो एक सादा सा कानून बनाते कि आईनी मसाइल जो हैं उनको जो 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वही सुन लिया करेंगे, बाकी रूटीन का काम किया करेंगे। लेकिन इस वक्त इस तरह का काम करने के लिए जस्टिस फायज ईसा ने एक ऐसे जज को भी लगा दिया जो रिटायर्ड हैं और 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आए हुए हैं, और जिनके लिए कहा गया था क्योंकि मुकदमों की भरमार बहुत ज्यादा है, पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा ये जो 4 जजेस आ रहे थे लेकिन 2 ने इनकार कर दिया था कि जी ये जो जजेस आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर ये उन मुकदमात को सुनेंगे ताकि
वो जो रश है उसे कम से कम किया जाए। इस वक्त आसिफ हाजी साहब पूरी ताकत के साथ 200% तवानाई के साथ इस कोशिश में है कि उनका ये काम हो जाए, आईनी तरमीम मंजूर हो जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मियांवाली, बहावलपुर और फैसलाबाद में कल कर रही है एहतजाजी मुजाहरे, परसों वो इस्लामाबाद के डी चौक में कर रहे हैं और अगले दिन लाहौर में कर रहे हैं 5 मतलब कि वो इस टेम्पो को मुसलसल कर रहे हैं और हुकूमत को इसमें इंगेज कर रहे हैं। हुकूमत एक तरफ इंगेज हो रही है। अब इस मौजूदा सूरत हाल में जो SCO कॉन्फ्रेंस होने वाली है पाकिस्तान में, उस पर भी बुरे असरात पड़ेंगे। और हम तो डे 1 से कहते चले आ रहे हैं कि वो जो लोग हमारे ताकतवर हल्के हैं, जो हमारे फैसला साज हैं, वो अपनी ज़ात के बारे में ना सोचें, लेकिन अगर सोचना ही है तो इस मुल्क के बारे में सोचें। इस मुल्क में $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। अब हमारा मुल्क बहुत अमीर हो चुका है। $200 अरब की हमारे ज़र मुआदला के ज़खायर हो चुके हैं। अब हमें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, हम सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हम सिर्फ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के साथ बात नहीं करेंगे, हालात को खराब से खराब तर करते चले जाएंगे। 22 अगस्त को, 21 अगस्त को जो हम वादा करते हैं वो हम 8 सितंबर को तोड़ देंगे। और ये वादा खिलाफी वादे होते ही तोड़ने के लिए, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। लेकिन हमारे इस वादा शिकनी की रिवायत ने पाकिस्तान को बहुत तकलीफ पहुंचाई, पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। कायदे आज़म का पाकिस्तान खलीज बंगाल में डूब चुका हमारी इस वादा खिलाफी पे। हमारी इस वादा खिलाफी पे बलूचिस्तान के अवाम फट पड़े। अब वो इस वक्त ऐसी सूरत हाल में है कि एक तरफ उन पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है अमेरिका, भारत, इसराइल की तरफ से, और दूसरी तरफ हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी ताकतवर हल्के कह रहे हैं कि हम इस पर कब्जा नहीं होने देंगे। लेकिन बहरहाल जहनों पर कब्जा हो चुका, बलोचों के जहनों पर कब्जा पाकिस्तान की मुखालफत का हो चुका। खुदारा नविश्ता दीवार पर है, ऐसा ना हो कि कल को हम ईस्ट पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों को रोएं, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान है, सिर्फ पंजाब नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।